आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, तो मैंने गलतियां कर करके सीखी है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। और आज हम लोगों के बीच है राहुल सर, ठीक है। सर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। राहुल यहाँ पर साथ में बहुत समय से जुड़े हुए हैं मेरे। और सबसे बेहतर चीज़ है कि आपको इनको पर्सनल तरीके से आपने जाना है और आज बहुत और इनकी जर्नी को आप समझ पाओगे। जर्नी के साथ साथ कैसे हर एक स्थिति पे आपको जितने भी प्रश्न बनते हैं ना सीजीपीएससी के रिगार्डिंग की, सर जॉब रखते हुए कैसे तैयारी करना है, सर लगातार एग्जाम नहीं निकलेगा तो अपने आप को कैसे बनाना है, सर प्री में कभी फेल क्यों नहीं होना है, सर मेंस में लगातार इम्प्रूवमेंट हर एग्जाम के बाद कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो सारा चीज़ का एक कंप्लीट मिक्सचर अगर बोले जो पेपर के लिए मैं बोल सकता हूँ पेपर का एक कंप्लीट मिश्रण कि सीजीपीएससी एग्जाम को जो बारीकियों से शुरू से लेकर आखिर तक समझे, जो पेपर को कैसे निकालना है वो चीज़ों को जाने, अपने आप को कैसे मैनेज करना है और उसके साथ साथ हर एक पहलुओं को लेकर कैसे एक एस्पिरेंट को बनना चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रू एस्पिरेंट, ट्रू ऑफिसर जो डिजर्व होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं किसी पोस्ट को पाने के लिए जाते हैं और कभी कभी कुछ पोस्ट होता है जिसको कोई आदमी मिलना चाहिए। और मैं यही बोलूँगा, समटाइम्स पोस्ट आर वेरी हैप्पी दैट द डिजर्विंग ऑफिसर मेट देम एंड ही इज़ वन अमंग। मेरे नज़रों में इस चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता ये राहुल को ज़्यादा खुश होना चाहिए, इस चीज़ के लिए पीएससी और उस पद को ज़्यादा खुश होना चाहिए जो इनको दिया जा रहा है। ये उस स्केल के इंसान है और उस तरीके से इन्होंने अपने आप को शुरू से लेकर अब तक कलेक्ट किया है। तो एक बहुत खूबसूरत जर्नी, इसके बारे में आप जानेंगे, इसके साथ साथ पीएससी की तैयारी के रिगार्डिंग बात कर पाएंगे। ओके राहुल, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, सर ने ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है, ठीक है। इस बार सीजीपीएससी 2022 के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें मेरा 74th रैंक है, ठीक है। और मुझे CDPO पोस्ट मिला है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है। इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा आप लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन फिर मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। ये मेनली महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चों और महिलाओं जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए जो भी स्कीम चलती है डेवलपमेंट के लिए, उस स्कीम को ब्लॉक लेवल पे ये रन कराते हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे बाकी सब चीज़ों के बारे में, आपके जो भी इंक्वायरीज है हम उसको लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपना ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी कैसे चालू की, ठीक है। तो मैं मिली जो है अगलतरा, आप लोग सुने हैं अगलतरा ब्लॉक, जांजगीर चांपा, वहाँ का मैं निवासी हूँ, ठीक है। और मैंने शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शंकरा 1 भिलाई में जो स्थित है, वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया है, ठीक है। और आप जानते हैं इंजीनियरिंग कैसे होता है, ठीक है। वैसे ही मेरा भी इंजीनियरिंग हुआ। इंजीनियरिंग में जब 4th ईयर में थे तो उस समय रियलाइज़ हुआ कि नहीं सिर्फ मस्ती करने से कुछ नहीं होगा, कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्या करना है आगे। वहाँ पे एक गेट एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। गेट एग्ज़ाम के लिए मैंने थोड़ा सोचा कि क्या किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल फील्ड में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था। उसी दौरान हमारे कॉलेज में 2017 की बात है, 2017 जनवरी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर हमारे कॉलेज की एक सीनियर मैम थी रुचि शर्मा, उस समय 2015 पीएससी के रिज़ल्ट आया था, ठीक है। उनमें उनका 3rd रैंक था, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे वो चयनित हुए थे। तो वो आए थे हमारे कॉलेज में। अच्छा, मुझे पहली बार उस समय ये पता चला कि इंजीनियरिंग करने के साथ आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट तक जा सकते हैं करके। मुझे लगता था नहीं, उसके लिए कुछ और अलग पढ़ाई होती होगी। तो उनको जो मान सम्मान मिला और उसके बाद जो उन्होंने अपने फील्ड के बारे में बताया कि हाँ इस फील्ड में जाके ये काम किया जा सकता है, ठीक है, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, सीजीपीएससी क्या होता है, कैसे होता है, एग्ज़ाम के बारे में पूरा कुछ, ठीक है। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था छत्तीसगढ़ में 18 ज़िले हो गए करके, ठीक है। उस समय तक मुझे पता था कि 16 ज़िले होते हैं। जो 2007 में ज़िले बने थे, नारायणपुर, बीजापुर, मुझे उसकी जानकारी उस समय तक नहीं थी, ठीक है। फिर मैं आया यहाँ, लास्ट डे था हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। एक्सटर्नल एग्ज़ाम हुआ ख़त्म, उसके अगले दिन से क्लासेस थी। उसी रात को एक्सटर्नल एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ उसी रात को मैं वहाँ से बाइक से निकल गया था, ठीक है कि नहीं। अगले दिन क्लास मेरा हो गया, इंजीनियरिंग ख़त्म, जितने मैंने मस्ती करनी थी मैंने कर ली है, अब मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे थे कॉलेज में, सभी दोस्त थे, नाराज़ भी हुए कि बिना बताए चले गया, बिना पार्टी किए चला गया। लेकिन मुझे पता था कि अब जो जर्नी मुझे आगे देखनी है सीजीपीएससी के लिए, उसके लिए मेरी क्लासेस ज़रूरी है।
क्लासेस आए शुरुआत में, कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि बहुत आप देखोगे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग वैरायटी के, हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है। आप उसके पहले देखो, आप जब पीएससी की तैयारी नहीं करते हैं तो आप न्यूज़पेपर खोल के देखना, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। स्पोर्ट्स पेज समझ में आएगा और थोड़ा जो मीडिया चलते हैं, ठीक है, बॉलीवुड, ठीक है, उसके बारे में, बाकी में इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आप पीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको चीज़ें, पेपर क्या होता है, पेपर में कंटेंट क्यों दिया है, ठीक है, उसका एनालिटिकल व्यू, सब कुछ समझ में आने लगता है। जैसे पहले अटैम्प्ट में ही आप देखोगे तो क्या हुआ, नया चीज़ है, ये आया कि आपके CSET के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपका GS जुड़ेगा, ठीक है। तो GS मैंने पढ़ा, मेरे मैथ्स ठीक ठाक थे तो उसमें कॉन्फिडेंट था कि मैं प्री निकल जाएगा, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि GS केवल आएगा। 3 महीने की मैंने तैयारी की थी उस समय GS के लिए, और वो जो भी मेरे पास उस समय अवेलेबल सोर्सेज थे मैंने उसको रट डाला था, ठीक है, एकदम 3 महीने में। और उसके पहले मेरे पास GS का कुछ नॉलेज नहीं था, उसके पहले तक मैं मैथ्स बनाते रहता था, क्योंकि पता था कि प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाई करना है हमको। तो क्वालिफाई करने के लिए हमको ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने, मैथ्स में ले आएंगे और GS में जो है कट ऑफ मार्क्स क्लियर कर लेंगे। तो वैसा नहीं हुआ, तो फिर मैंने GS को पढ़ा। फिर उसके आप देखोगे 18 में आप जान रहे होगे PSC मेंस का सिलेबस चेंज हो गया था, ठीक है, और 4 ऑप्शन हो गए थे। तो मतलब ये बताना चाहो, हर बार अलग अलग लेवल, मतलब जो तैयारी में क्या नई चीज़ें हैं, ठीक है, उस चीज़ों को मैंने अनुभव किया, और वही एक एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा कि जो मुझे अपने खुद के लिए भी बेहतर करने के लिए मोटिवेट किया मुझे, ठीक है। और पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे जहाँ पे मैं लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैं क्लास में भी ज़्यादा नहीं बताता हूँ, आप लोग जो जान रहे होंगे क्लास में भी, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि पता है एक न एक समय आएगा, उस समय बच्चे हमको सुनेंगे और ज़्यादा अच्छा फील कर पाएंगे। वो शायद आप समय आ गया है, और इसके लिए मैं बहुत थैंक्स हूँ अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी, ठीक है, और गॉड के लिए। और मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, वो छोटा भाई होते हुए भी वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो घर की जिम्मेदारी उसने उठाई थी, तो उसके लिए भी। मेरे फ्रेंड्स जब हम आए यहाँ 17 में लेके अभी तक, जो सबसे ख़ास बात मुझे लगता है मेरी जर्नी के लिए है, जो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, वो ये है मेरे फ्रेंड सर्कल। हमेशा आप तैयारी कर रहे हो तो अकेले मत रहो इस फील्ड में। हर जगह कहीं ना कहीं आप मेंस रुक जाएगा, आपका इंटरव्यू रुक जाएगा, तो आपके जो दोस्त हैं, पेरेंट्स तो आपको नो डाउट आपको सपोर्ट करेंगे, हम साथ में हैं, लेकिन चीज़ों को समझ कौन पाएगा जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, कि दुख क्या है, आप कैसे उस चीज़ को ओवरकम करेंगे करके। वो अगर पढ़ते रहेंगे तो आप भी क्या उनके साथ बैठ के पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनमें जो खास जिनके साथ मैं डिस्कशन करता था, नेहा ठाकुर, पाठक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। फिर पटवारी सेंटर में, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं ट्रेनिंग पटवारी हूँ, ठीक है। 2022 के जो पटवारी के एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा जांजगीर चांपा में 2nd रैंक आया था, ठीक है। तो मैं अभी बिलासपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और साथ में तैयारी भी कर रहा था। तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में भी आप देखोगे मेरे जो प्रिंसिपल मैम हैं, दीपिका दुबे मैम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि हाँ आप तैयारी करो, हम साथ में हैं हमेशा। और साथ में जो वहाँ पे कलीग्स हैं, दीक्षा, खुशबू, बहुत सारे लोग हैं दोस्त, तो उन्होंने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, ठीक है। इनको बोलना बहुत ज़रूरी है, और जो छूट गए हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, सभी ने साथ दिया है मेरा, ठीक है। और एक चीज़ ये हो गया, फिर बताया आपको मेरे फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा एक टॉन्ट या फिर कुछ भी बोले, अप्रिशिएट करते थे मुझे ना, हमेशा डिजिट से देखते थे, 5 4 6 5 ऐसे बोलते रहते थे। वो क्या रहता था, मार्क्स नहीं रहते थे, वो अटैम्प्ट रहते थे, ठीक है। मैंने अभी तक 6 अटैम्प्ट दिया है, ठीक है, ये 6वां अटैम्प्ट है मेरा। मैंने 5 मीन्स लिखा है और ये मेरा 4था इंटरव्यू था, ठीक है। तो ऐसे करके 6 5 4 5 4 और कितने दिन हैं करके, ठीक है। हम लोग की खास बात थी, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं अब कुछ ना कुछ हैं, अच्छे पोस्ट में भी और नहीं भी हैं, जो 1-2 चुक गए हैं वो आगे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ 2018 में मेरा पहला इंटरव्यू था, पिस्दा सर का बोर्ड था, ठीक है, पिस्दा सर का बोर्ड था। फिर उसके बाद उसमें मुझे इंटरव्यू में उसके हिसाब से 82 के आसपास मार्क्स मिले थे, 82 मार्क्स मिले थे, और मैं 6 नंबर से जो है पोस्ट लेने से चूक गया था, पोस्ट लेके चुका। फिर 19 एक लौता प्रीलिम्स जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है, और 2 या 3 नंबर से चूका था, ठीक है। वो मेरी गलती की वजह से मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद मैंने जब सोचा नहीं, एक इंसिडेंट बताता हूँ। 18 में मेरा इंटरव्यू कॉल आया, उस समय मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, वो आए
वो मिठाई लेके आ गए थे, उनको लगा था कि सिलेक्शन हो गया करके, ठीक है, मेंस निकलने के बाद। लेकिन मैंने उनको बताया है कि ऐसा नहीं है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी प्रोसेस है करके। लेकिन मेरे रूममेट मस्त मिठाई खाया सब लोग, मैं नहीं खाया ठीक है, क्योंकि मुझे जानकारी थी कि अभी बचा हुआ है करके, ठीक है। फिर उसके बाद 19 का जब प्रीलिम्स रुक गया तो मैं बता रहा हूँ आपको इंसिडेंट, शाम को रात को रिज़ल्ट आया था लगभग, और मैं सुबह 5-6 बजे के आसपास अपने घर गया था गलतरा। उसमें मेरे पापा थे, एक फील्ड हम लोग का ज़मीन है वहाँ पे थे, वो दूर खड़े थे रोड के बहुत लगभग 20-25 मीटर दूर, और मैं रोड के पास था। मैं गया उनसे मिलने के लिए, मैं गया उनकी तरफ एक एक कदम देख रहा था, वो मुझे देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे इतना गिल्ट था कि मैं कैसे प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई नहीं कर पाया करके, और जा रहा था। हम लोग वहाँ खड़े रहे, मैं उनका पैर छुआ, वो ठीक है ऐसे हाथ रखे, उसके अलावा कुछ नहीं बोले, और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कुछ बोलने की, ठीक है, कि मैंने क्या किया है करके। तो फिर उस समय मुझे बहुत वो मतलब मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं गिल्ट वाला मोमेंट था कि मैंने नहीं अपनी तैयारी अच्छे से की करके। फिर उसके बाद आप देखोगे 19 का जो हुआ कोविड आ गया, उसी समय एसीएफ का एग्ज़ाम आ गया। मैं एसीएफ की एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहा था, लगभग 3 बजे सुबह उठ जाता था, ठीक है, और कंटिन्यूसली मैंने 3-4 महीने ऐसे तैयारी की है, अच्छी खासी तैयारी कर ली थी। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया उस समय। फिर 20 का प्रीलिम्स दिए, 20 के प्रीलिम्स आप जान रहे होंगे, अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो सबसे टफ एग्ज़ाम था उस समय के दौरान, ठीक है। उस समय जनरल का कट ऑफ 104 मार्क्स गए थे, 104 कट ऑफ गए थे, मेरे मार्क्स 129 थे। मतलब जो कट ऑफ मार्क्स थे उससे 25 मार्क्स ज़्यादा। मैंने ऐसी तैयारी की थी, नहीं प्रीलिम्स तो नहीं ही रुकना चाहिए करके। और जब प्रीलिम्स जैसे ही हुआ मैंने मेंस की तैयारी किया, फिर उस समय इंटरव्यू कॉल आया और मेरे लगभग 8 या 9 नंबर से फिर इंटरव्यू छूट गया, ठीक है। फिर उसके बाद 21 का हुआ, 21 का भी वही जनरल ऐसे चलते गया, प्री गया अच्छा गया, मेंस गया मैं ठीक गया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट केस ये सब हुआ, में जिसका रिज़ल्ट आया मेरे फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे मार्क्स थे इंटरव्यू में 60 मार्क्स। मैं समझ गया नहीं ये गलती मेरे से हो रही है कि हर बार मैं इंटरव्यू को ब्लेम कर रहा हूँ। इंटरव्यू को ब्लेम करना कि हाँ वो तो किस्मत है बहुत ज़्यादा, और आपकी मेहनत है वो ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं, मीन्स में मुझे मार्क्स लाने करके, ठीक है। आप देखोगे मेरे इंटरव्यू में मार्क्स पहले अटैम्प्ट में 82 थे, फिर 84, फिर 60, ठीक है। इस बार मैं समझ गया था नहीं इंटरव्यू से कुछ नहीं होने वाला, आपको मेंस में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और मेरे इस बार इंटरव्यू में मार्क्स 65 मार्क्स हैं, जो कि बाहर करने के लिए सफिशिएंट मार्क्स हैं। लेकिन मेरे रिटर्न में 797 मार्क्स हैं, जो कि देखा जाए तो टॉप 23 के आसपास है रिटर्न में मार्क्स मैंने। तो मैं समझ गया था कि नहीं आपको मेंस में ही मार्क्स स्कोर करना है, तभी कुछ हो पाएगा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो BIA इंस्टीट्यूट का है, मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको मेरे इंटरव्यू पिछले बार हुए और आप जान रहे हो इंटरव्यू का क्या हो गया, रिज़ल्ट होल्ड हो गया था, ठीक है। उस दौरान मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए आगे करके। फिर पंकज सर से मेरी बात हुई, मैं मेंस आंसर राइटिंग क्लास में यहाँ जुड़ा, मेंस टेस्ट देता था। फिर सर ने मुझे अब पूछा कि आप ऐसे कर रहे हो, तैयारी हो जा रही है आपकी तैयारी? मैं बोला हाँ सर कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन उतना फ्लो नहीं बन रहा है। तो सर बोले करके आप कोशिश करो कि क्वेश्चन पेपर सेट करो, आंसर्स चेक करो करके। एक्सपीरियंस मेरे पास था तो मैंने वहाँ चालू किया। फिर उसके बाद मैं क्लासेस भी लेता था यहाँ, फिर क्लासेस लेता था तो मेरी क्या है पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू रही, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे जनवरी के टाइम है, 2 जनवरी को हमारी पटवारी ट्रेनिंग भी चालू हो गई। तो अब मेरा रूटीन सुनना, मेरी रूटीन कैसी रहती थी? मेरी रूटीन रहती थी मैं सुबह लगभग 6-7 बजे उठता था, ठीक है, 2-3 घंटे अपना पढ़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर 9:30 बजे के आसपास जाना रहता था। ट्रेनिंग सेंटर चला 10 से 4, आता था थोड़ा फ्रेश हुआ, फिर क्लास प्रिपेयर करता था। 7 बजे मेरी यहाँ क्लास रहती थी, मैं क्लास लेता था, फिर उसके बाद घर जाता था, लगभग 10 बजे घर जाता था, फिर सो जाता था। यही रूटीन मेरी चली है 4-5 महीने, इवन मेंस की टाइम भी, ठीक है। तो कोई बोलता है ना कि नहीं हमारे पास कम टाइम है, ऐसा है वैसा है, बहानेबाजी मत करो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने टाइम को मतलब इतना अपना शेड्यूल को ऐसा रख लो कि आपको बाकी चीज़ सोचने का मौका ही नहीं मिले। मेरे में निगेटिविटी आता ही नहीं था, क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं रहता था। रिजल्ट पेंडिंग है, अरे सोचने का टाइम ही नहीं, बच्चों को पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर शॉर्ट टर्म में, एकदम शॉर्ट में अगर बता दूँ तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीखने वाली बात है वो क्या है, सफलता क्या है अगर देखा जाए तो मैं बोलूँगा प्री
डिस्क्वालीफाई करना नहीं, असफलता नहीं है, ठीक है। मीन्स नहीं। इंटरव्यू डिस्क्वालीफाई करना असफलता है क्या? नहीं है। असफलता ये है कि उसके बाद आप अगला अटैम्प्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा कि अगला अटैम्प्ट नहीं देना है। मैं इस बार भी अगर फेल हुए रहता तो मेरी प्लानिंग पूरी थी कि मैं अगले अटैम्प्ट में कैसे तैयारी करूँगा करके, ठीक है। तो आप कभी भी छोड़ो मत, ठीक है। चाहे आप जिस पद को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उसको छोड़ो मत, और उस पद को प्राप्त करने के बाद भी मत ये छोड़ो किसी भी चीज़ को, कि आप सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। आप डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, किसी भी पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में भी आपसे बड़े लोग हैं, आप उनसे सीखिए और चीज़ों को बेहतर कीजिए, ठीक है। और आप लोग की कुछ इंक्वायरी, कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसके आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। थकान होती है या नहीं आपको? ठीक है, ऑब्वियसली होती है, लेकिन मेरा वर्किंग आवर बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं लगभग आप देखोगे तो मैं कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटे सो के बाकी टाइम काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हैं, ये क्यों होता है, 2 वजह से होता है। एक तो मेरा बैकग्राउंड वैसा था, कॉलेज के टाइम मैं कॉलेज इवेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था। कॉलेज इवेंट में पार्टिसिपेट करने से आपको क्या मिलता है, वहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। तो काम करते थे वहाँ पे, और अच्छा खासा लगभग एक हफ्ते, एक महीने तक हम ऐसे काम करते थे कि बस समोसा खा रहे हैं और बाकी टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक तरीका ये है जो मैंने इनबिल्ड किया था, वो था एक्सरसाइज करना, ठीक है। हम सुबह उठ के क्या करते हैं, इधर उधर ऐसे उठे, जैसे मान लो आप लोग की क्लास 8 बजे है, 7:30 पौने 8 बजे उठ रहे हैं, उठ बैठ के यहाँ आ जा रहे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। मेंस के टाइम भी जब मेरे पास टाइम रहता था तो मैं वहाँ स्मृति वन आप जान रहे होगे, तो वहाँ पे जाता था मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है। योगा करो, ठीक है, ये सब काम से। और जनरल चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि पानी ज़्यादा पीना, एकदम बेसिक करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे जॉब के साथ मैनेज करें। अच्छा, मैंने आपको बताया मेरा, अगर आप देखोगे तो एक जॉब नहीं था, 2 जॉब था। एक पटवारी ट्रेनिंग सेंटर भी, और दूसरा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना भी। इसे जॉब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी एक टाइम यहाँ पे जाता था। लेकिन ये क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड था, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। ट्रेनिंग सेंटर में मैं ऐसे मैनेज करता था कि अगर मुझे टाइम मिलता था वहाँ पे, तो जो भी गैप फिलर्स रहते थे, जैसे 2 सब्जेक्ट के बीच में ऐसे, तो वहाँ पे मैं लैंग्वेज या फिर कोई सब्जेक्ट ऐसे उठा लेता था जो जिसमें बहुत कम टाइम लगे, या फिर मस्त ईयरफोन लगा के करेंट अफेयर्स देख लो, ठीक है, कुछ वीडियोज़ देख लो, ऐसे करके। फिर उसके बाद है प्रीलिम्स पे कैसे अप्रोच था आपका, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, 2019 प्रीलिम्स को आप छोड़ दोगे, 2 या 3 मार्क्स से चुके थे, उसके अलावा मेरे मार्क्स कट ऑफ के आसपास भी नहीं रहते हैं, उससे अच्छे खासे रहते हैं मार्क्स, ठीक है। इसका अप्रोच ये है कि आप एक बुक, कोई सा भी बुक को उठाओ, जिसमें मतलब बुक मतलब एक सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा, एक सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री की एक बुक को उठाओ और उस बुक को रट डालो, समझ के रट डालो, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लगाओ, ठीक है। ये है। टेस्ट ज़रूर बनाओ, ठीक है। टेस्ट आप दो, किसी भी संस्था का दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो, तो उस संस्था के आप क्वेश्चंस को देखो, आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है। पिछले बार मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन सेट किए थे, आप जाके देखोगे ना पीछे, तो एक इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन पेपर था, 90 क्वेश्चन थे, 6 इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आए थे, उसमें 5 उस 90 में से थे, 5 क्वेश्चन उस 90 क्वेश्चन में थे। क्यों? ऐसा नहीं करके बहुत खास किया था मैंने, नहीं, पेपर को हमने समझा है, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ सेट किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ है ये है। फिर उसके बाद आप देखोगे प्रीलिम्स में और क्या अप्रोच किया जा सकता है, सबका तरीका अलग अलग होता है, ये याद रखो। कोई ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहा है, कम अटैम्प्ट कर रहा है, आप उसकी किसी की नकल मत करो, ठीक है। जो सीखना है आपको कहाँ सीखना है, टेस्ट सीरीज़ में सीखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ कर सकते हैं। बाकी बुक्स वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है जो आपके यहाँ पास हमेशा खड़े हुए हैं, ठीक है। पंकज सर जितना बोलते हैं ना आप उतना कर लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितना बोल रहे हैं अगर उतना कर लिया आपकी रैंक टॉप 20 में रहेगी। लेकिन उतना जितना बोले हैं वो करना है, और वो आसान नहीं है। वो आप अगर बहाना मार रहे हो, एक्सक्यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर उनके ऊपर शक कर रहे हो, आप अपना लिए गड्ढा कब्र खोद रहे हो, ठीक है। आप देखोगे अभी के ट्रेंड जैसे चले गए हैं, इस बार संविधान वगैरह के क्वेश्चन आप उठा के देखिए, ऐसा नहीं फैक्चुअल क्वेश्चन लिखे और आपको मार्क्स मिल गया। आपको समझ चाहिए उसके लिए कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे उसका आंसर करना है, और वो यहाँ पे सिखाया जाता है आपको, ठीक है। कुछ करना नहीं है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, बस ये विश्वास रखना BIA है ना, बस। रिवीजन कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, मैं कैसे करता था।
ठीक है। मैं आपको बताया, मैं एक बुक जो कोई भी एक सब्जेक्ट है जिस उसका बुक हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक लाइन पढ़ता हूँ। मेरे उस बुक में आप देखोगे अभी भी कहीं भी टिक नहीं लगा हुआ है। जो बुक मैं पढ़ता हूँ उसमें कहीं टिक नहीं लगा हुआ है, एक बुक में। उसके अलावा जितने भी मेरे बुक्स हैं ना उसमें टिक लगा हुआ है। क्यों टिक लगा हुआ है? जो मेरे पहले मान लो मेरे पास 3 बुक हैं, ठीक है, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बुक है, ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी हुई है, तो मैं इस बुक में टिक नहीं लगाता। सभी चीज़ों को जब चालू करता हूँ तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ता हूँ। दूसरी बुक पढ़ना चालू करता हूँ तो इस बुक में जो चीज़ें नहीं है उसको सिर्फ टिक कर लेता हूँ। फिर इसमें भी जो नहीं है वो इसमें टिक कर लेता हूँ। आपका तीनों बुक कवर हो गया कि नहीं हुआ, और कम टाइम में हुआ कि नहीं हुआ, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, आप देखोगे तो आपके तीनों बुक कवर हो चुके हैं। इसमें टिक नहीं लगाने का रीज़न क्या है, आप बता सकते हो? पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा, और नहीं भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है, आप देखोगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो जो नहीं भी पूछना चाहिए उसको भी पूछ लेता है, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको अनसॉल्व में मिलेगा ही ना, तो आप उसको ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? ये मेरा तरीका है, ठीक है। आपके तरीके अलग हो सकते हैं। तो आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखना चाहोगे तो आप कहाँ से देख सकते हो? अपने अनसॉल्व से देख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सर, बड़े फ्रेंड सर्कल से खुद को आइसोलेट कैसे करें, दोस्तों को मना या इग्नोर कैसे करें? इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, डेफिनेटली दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया है, ठीक है। मैं जैसे कि अगर आपको कोई कितने बार बुलाएगा, एक बार, चलो पार्टी में चलते हैं, 2 बार बुलाएगा, 3 बार बुलाएगा, उसके बाद उसके अंदर भी क्या रहेगा? ईगो रहेगा, ठीक है। बार बार बुलाता हूँ, आता नहीं है, या फिर आपको टॉन्ट मारेगा, ठीक है, मारने दो। अगर आपको नहीं जाना, सच में नहीं जाना है, तो आप वो जो सोचते हैं सोचने दो। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मुझे ऐसे बोलते थे, लेकिन आज वो खुश हैं, और जेन्युइन खुश है, ऐसा नहीं करके ऊपर से एकदम खुश है कि मैंने कुछ करने के लिए ही टाइम लिया था। और एक और ख़ास बात जो मुझे लगता है कि जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा है, मुझे हमेशा पार्शियल सक्सेस मिला है। पार्शियल मतलब मैंने प्री दिया था, मेंस डिस्क्वालीफाई, इंटरव्यू डिस्क्वालीफाई। तो आप अपनी तैयारी को भी देख सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपके 5-6 अटैम्प्ट हो गया और प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो भी आप तैयारी करते रहो। नहीं, आप या तो सही तरीके से तैयारी करो या फिर छोड़ दो, दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करो। ज़िंदगी ये नहीं रखा है कि आपको पीएससी निकालना ही है करके। जैसे कोई बोलता है बहुत पढ़ते समय नींद आता है, तो एक रवि कुमार सिहाग सर हैं जो IAS बने हैं, बहुत नींद आता है सर क्या करें, तो बोलते हैं सो जाओ। तो वही सेम चीज़ यहाँ, आपको नहीं जाना किसी के बर्थडे पार्टी में तो मत जाओ ना, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती कर भी लिया तो जाके इतना खाओ ठीक है, कि दोबारा बुलाने से पहले वो 10 बार सोचे, ठीक है। इसमें लिखा गया ऐसी नॉलेज का क्या मतलब, समाज में कोई चेंज नहीं ला सकते। ऐसा कोई नहीं है कि आप समाज में चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं जो पहले बात करता था अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड सर्कल से, ठीक है, और अभी जो बात करता हूँ और जो मेरी बातें सुनी जाती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। पहले जब छोटे थे, मतलब इंजीनियरिंग करते थे, तो उस समय कुछ भी बेतुका बात, बिना तर्कहीन बात है ही नहीं, तो वो वैसे इग्नोर करते थे। अब जब आप समझ जाओगे चीज़ों को तो आप वैसी बात करोगे, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, वंचित वर्ग की, या फिर किसी भी सोशल इश्यू पे हो, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है करके आप जॉब अगर पा लेंगे तो भी आप हमेशा कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, और नहीं भी पाए तो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम जो मुझे लगता है वो एजुकेशन है। अगर आप सच में नॉलेज गेन किए हो, आपके पास नॉलेज है, आप पढ़ाओ, ठीक है। आपका इनकम भी बनेगा, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। अगर नॉलेज गेन किए हो तो यही लिखा था कंडीशन, नॉलेज गेन नहीं किए हो तो फिर दूसरे तरीके हैं, ठीक है। इसमें लिखा है क्वेश्चन, आपके 6 ईयर की जर्नी में कंटिन्यूटी कैसे बनाया करके, और अभी की लास्ट 4 मंथ का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर 6 ईयर की जो जर्नी थी 2017 से 23, 6 साल हो गए, ठीक है। तो बताया मैंने, कंटिन्यूटी फ्रेंड सर्कल से मिलती है, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं जो हमेशा एकदम जेन्युइन, मतलब वो मेरे बारे में बुरा चाह ही नहीं सकते,
ठीक है, मेरी पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो आपके कलीग्स हैं जहाँ आप साथ में काम करते हैं, जैसे BIA इंस्टीट्यूट यहाँ पे जितने हैं उन्होंने इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया। और तीसरा आपका खुद का जो अंदर से आती है, बाहरी मोटिवेशन ज़्यादा काम नहीं आने वाला। आप वीडियो देख लिए, वीडियो 1-2 दिन तक रहेगा, इंटरनली आना चाहिए कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये। तो मुझे पता था कि मेरे पास कुछ भी सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास ऐसा बिजनेस नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा खेती किसानी करने का भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो वो आप अपनी चीज़ों को पहचानिए, सबका अलग अलग हो सकता है। किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, किसी को किसी फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में काम करना है, किसी को पेरेंट्स के लिए करना है। आप अपने टारगेट को अपने मन में रखिए और तैयारी करते रहिए। एक चीज़ और होता है, कभी भी अपने टारगेट को ज़्यादा लोगों से शेयर मत करो, ठीक है। मैं ये बोलूँगा टारगेट को जो इंटरनल जिसकी वजह से आप करना चाह रहे हो, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा प्लानिंग किए हो या फिर स्ट्रेटेजी बनाए हो और ज़्यादा लोग से बात कर लेते हो ना उस बारे में, वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। आप जो आग है अंदर की वो अंदर में रखो, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस से उसको बताते रहो, ठीक है। और अभी के लास्ट 4 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अभी के लास्ट जैसे सबका अलग अलग है, मैं बताया ना। पहला अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिनका पता है कि प्रीलिम्स, सबकी स्ट्रेटेजी एक नहीं हो सकती है। 3 कंडीशन बता देता हूँ क्या हो सकता है। अगर उनका पहला प्रीलिम्स है तो मैं ये बोलूँगा प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान दें, मेंस को थोड़ा सा पढ़ते रहें, ठीक है। अगर प्रीलिम्स के एकदम मास्टर खिलाड़ी हैं तो अभी टाइम है, आप मेंस पढ़ो, ठीक है। नवंबर तक एटलीस्ट मेंस पढ़ो और मेंस को अच्छा करने के बाद आप नवंबर के बाद प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनका डाउट होगा प्रीलिम्स मेंस दोनों, तो आप इक्वली और को बांट लीजिए। और कैसे तैयारी करना है, कुछ नहीं, जो संस्था में बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है। किसी भी आप देखो कि यहाँ से एकदम बच्चे ऐसे निकाले ना, जो छोटे बच्चे, मतलब छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं थी, आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, गरिमा मैम है, शिवांगी है, जागृति है, आप देखोगे सब के सब वैसे जो एकदम ज़ीरो से सीखे हैं और उन्होंने पहले दूसरे अटैम्प्ट में ही निकाला है। तो क्या किया है, उन्होंने सर के ऊपर भरोसा रखा है और उस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है अगर मैं देना चालू करूँ तो आज का दिन कम पड़ जाएगा। थ्रू आउट योर जर्नी व्हाट वाज योर मिस्टेक्स, जो आपने सुधारे, एंड टेल योर एक्सपीरियंस, जो गलतियाँ हम ना करें। इतनी सारी मैंने गलतियाँ की है, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ठीक है। गलतियाँ आप देखोगे, अब क्या बताऊँ मैं कितनी सारी गलतियाँ की, ठीक है। फिर भी मैं कुछ कुछ बताऊँगा। पहले तो ये चीज़ है, मैंने शुरुआत में अपने समय को नहीं पहचाना कि समय मुझे दिया गया है, ठीक है। मुझे 1 साल या 2 साल, जब हमको समय की कदर नहीं होती है, समय की कदर अब हो रही है, ठीक है। अब आप एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि अभी भी फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, सब कुछ, मतलब सब कुछ है उनके पास, लेकिन मुझे लेने में क्या होता है, गिल्ट महसूस होता है कि कब तक उनके ऊपर बर्डन पड़ेंगे, ठीक है। और ये अननेसेसरी स्ट्रेस आया। दूसरा जो है कि आप देखोगे जो हमारे गाइड रहते हैं, हम लोग हमेशा उनके ऊपर शक करते हैं, ठीक है। वहाँ ये बता रहे हैं, वहाँ ये बता रहे हैं, उसको भी सुन ले, उसको भी सुन ले, नहीं, आप एक के ऊपर भरोसा रखो और आप उस चीज़ को जियो, ठीक है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे जब हो जाते हैं ना आसपास, तो उसमें चीज़ें क्या हो जाती है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम उस कन्फ्यूज़न को खुद से रेक्टिफाई कर पाएँ, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, लोग बोलते हैं ना कि लोग दूसरे की गलतियों से सीखते हैं कुछ लोग, और कुछ अपनी गलतियों से, ठीक है। तो मैंने गलतियाँ कर करके सीखी है। एक दिन में कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग जो होते हैं, मान लो अगर 6, 7, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। मेरा ऐसा नहीं रहता था, मैं एक सब्जेक्ट को नहीं, मैं तो एक बुक उठाता था और उस बुक को पढ़ता था, ठीक है। वो 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक है लैंग्वेज और एक है मैथ्स, और आप बोल सकते हैं करेंट और ऐसे, ठीक है। अगर आप देखोगे लैंग्वेज और मैथ्स, ठीक है, लैंग्वेज मिल गई, इसको तो सभी को, चाहे आपका वीक है स्ट्रॉन्ग है, आप इसको डेली टाइम दो, ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैथ्स अगर बहुत अच्छा बनता है तो वीक में 1 दिन दो, कम से कम 2, अच्छा बनता है उसके बावजूद भी, और नहीं बनता है तो 2 दिन में इसको दो टाइम दो पढ़ने का। करेंट डेली पढ़ना है इसको, ठीक है, आपके ऊपर है, 5, 10, 15, आधे घंटे, मिनट, जितना टाइम आपको मिल रहा है उस हिसाब से उसको डेली पढ़ो, ठीक है। और ऐसे वीक में एक लिखने की कोशिश करो,
फिर लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें, डेली पढ़ना चाहिए पहली बात तो लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। फिर दूसरा, पुराने आए हुए क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। टेस्ट लिखना चाहिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं पता है, सबका टेस्ट लिख देते हैं, लैंग्वेज के टेस्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के जो टेस्ट है ना, आप उसमें जब देखोगे कभी भी पूरा लैंग्वेज की तैयारी करके आप टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। बीच में कभी भी अचानक से अगर मान लो आपको बोला जाए 2 दिन बाद आपका लैंग्वेज का टेस्ट है, क्या आप 2 दिन में हिंदी लैंग्वेज को कवर कर सकते हो? नहीं। लेकिन आप अगर कंटिन्यू पढ़े हो तो 2 दिन में आप टेस्ट लिख सकते हो, और फिर उस समय आपको पता चलेगा कि आपका रिवीजन हुआ है कि नहीं, आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं हो। तो टेस्ट लिखना चाहिए लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। और नोट्स होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ खासकर इंग्लिश का, जिनसे भी इंग्लिश नहीं बनता, इंग्लिश के नोट्स बना लो, ठीक है। और बाकी जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक है विनय कुमार पाठक सर की, बहुत अच्छी बुक है, उस बुक को फॉलो करो, ठीक है। फिर जब बर्थडे आता है तो 2-3 वीक वेस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स पार्टी मांगते हैं। देखो फ्रेंड्स पार्टी मांगते हैं, उसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे भी फ्रेंड्स मांग देते हैं, तो मैं ये बोलता था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं पार्टी देने का तैयार हूँ, आप अभी मुझे फाइनेंस कर दो, ठीक है, मैं उसको बाद में लौटा दूंगा जब जॉब लग जाएगा। तो कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता था और पार्टी नहीं मांगते थे वो, ठीक है। एक ये तरीका। और ये 2-3 वीक का बर्थडे पार्टी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये लड़के का नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, बर्थडे आता है 1 दिन के लिए रहता है, ठीक है। आप जब आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे ना, आपका बर्थडे आएगा, आपको खुशी नहीं होगी, ठीक है, देखना। तो उस चीज़ को बस याद रखो, ठीक है। उसमें बाकी लोग नहीं, हम ही लोग एग्जाम्पल है उसके, ठीक है। अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे ना तो अटेम्प्ट्स चुभेगा, ठीक है, बहुत चुभता है। तो बस उस दिन को मत लाने दो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स में आपका अप्रोच कैसा था और फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई करने के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए? सभी सब्जेक्ट्स में बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने जो 2-3 चीज़ें की थी, पहली बात तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स को समझा था, पहले समझो आप, ठीक है, उसके बाद रटो, ठीक है। मैं तो मानता हूँ, अगर मान लो आपको साइंस के क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर क्या होता है करके, ठीक है, अब सेमीकंडक्टर को आप समझ लिए हो, लेकिन 2 लाइन की डेफिनेशन ही याद नहीं है आपको, तो समझने के मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ कि मुझे समझ में आता है करके आप मार्क्स दे देना फिर, ठीक है। आप उसको समझो, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को रट लिए और लिख दिए तो मार्क्स मिलते हैं। CGPSC अब एक ऐसा आप बोल सकते हो कि ना, एक तरीका ऐसा है तैयारी करने का, ऐसा है कि जो हम लोग स्कूल में तैयारी करते थे, कैसे तैयारी करते थे 10th और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते थे, सिंसियर होकर एकदम साल भर पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमको टीचर बताएं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये सब करते थे। वही सब करने का समय आ गया, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी करो लेकिन हार्ड वर्क करो, ठीक है। सिंसियर स्टूडेंट बन जाओ, क्वालिफाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई करने का अप्रोच क्या रहना चाहिए? भटकना नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा। आप अगर भटकोगे नहीं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्वालिफाई कर सकते हो। 10 जगह भटकोगे तो कहाँ 10 चीज़ों को कर सकते हो क्या? नहीं, एक चीज़ पे भरोसा रख लिए, जहाँ पे भी जुड़े हो आप उस पर भरोसा रखो, क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। सही डायरेक्शन होना चाहिए बस आपका। सर इजी सब्जेक्ट जैसे पेपर 4, अच्छा इसमें ये लिखा है कि सर इजी सब्जेक्ट जैसे पेपर 4, अब उनके लिए पेपर 4 इजी होगा, ठीक है। हमें पहले पढ़ लेना चाहिए, GS को पहले पढ़ें, ठीक है। मैं बताया पेपर 4 का ऐसा है, अगर स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आपका पेपर 4, ठीक है, तो आप उसको एक साथ तैयारी कर सकते हो। एक साथ तैयारी कर सकते हो मतलब साइंस को पढ़ लिए, बायो को पढ़ लिए, मतलब सॉरी पार्ट 1 को पढ़ लिए और अप्लाइड को पढ़ लिए, एक साथ पढ़ सकते हो। मैथ्स आप वीकली बना लिए, तैयारी हो सकता है। लेकिन कुछ जो आर्ट्स बैकग्राउंड के या फिर जिनसे पेपर 4 नहीं बनता, ठीक है, उनको मेरे हिसाब से डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। डेली आप देखोगे साइंस के कुछ क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, बायो के उठा लो और 2-2 आंसर को याद करके उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पेपर और GS पहले पढ़े या पेपर 4 पहले पढ़े, वो सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। अगर किसी की इंक्वायरी होगा तो मिल सकते हैं बाद में, ठीक है। सर हॉबी ऐसा रखिए कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कम पूछा जाए, या जो रियल हॉबी है। देखो हॉबी कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से हॉबी जो है जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, पहला तो यही है, ठीक
ठीक है। अगर फेक हॉबी बना के जाओगे तो वो पहचान जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी वो हॉबी सच में है तो उससे कम क्वेश्चन पूछे या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, आप कंफर्टेबल रहेंगे। अगर मान लो हॉबी आप क्रिएट करके गए हैं तो आप तो पूरे इंटरव्यू में यही डर में रहोगे कि मेरे से ये क्वेश्चन ना पूछ ले, हॉबी में ये क्वेश्चन ना पूछ ले। तो डर जो है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है इंटरव्यू के लिए। और आप खुद क्रिएट करके जा रहे हो, हॉबी क्रिएट करके जा रहे हो, तो वैसा मत करो। हॉबी रहती है, लोग पहचान नहीं पाते हैं। और एकदम जेन्युइन, मतलब कुछ भी हॉबी हो सकती है। लोग लिखने से पहले डरते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हमेशा क्रिकेट देखना, मेरी हॉबी है, बोलते सब लोग लिखते हैं, लिखने दो, मेरी भी हॉबी वही है। कुछ आप देखे होंगे अभी किन्हीं का हॉबी रहता है मम्मी से बात करना, पापा से बात करना। अभी जागृति मैम आई थी तो उनका हॉबी क्या था? बिल्ली पालना। तो हॉबी है उनकी, आप उनसे वो नहीं कर सकते कि मेरा हॉबी यूनिक होना चाहिए। उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है अभी, ठीक है। सर प्री एग्ज़ाम टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करें? हाँ, ये इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से दूंगा। प्री एग्ज़ाम के समय जो मेरा रीज़न है, ठीक है, कि प्री क्वालिफाई क्यों होता है करके, पहली बात तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने कंटेंट पे भरोसा रखो। प्री क्या करना है हमको? सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। आप हर क्वेश्चन जो आएगा, मतलब मान लो पिछली बार पॉलिटी से बहुत उठपटांग क्वेश्चन पूछ दिया होगा किसी भी बुक से, तो आप ऐसा नहीं करोगे, उस बुक को उठा लिया और उस बुक को फिर पढ़ने लग गया। जो आपकी जो बेसिक बुक है उसको मत छोड़ो। आप हर बार देखोगे प्रीलिम्स का जो कट ऑफ जाता है कैसे जाता है। मान लो आपके 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन में अगर देखोगे 35 क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन है जो लोगों से बनने ही चाहिए, ठीक है, 35 क्वेश्चन, तो इसका जस्ट दुगना कर दो, 70 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा। देख लो कभी भी उठा के क्वेश्चन पेपर, जितने बेसिक क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपने अगर सही दिए हैं तो आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा, प्री क्वालिफाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उस 65 क्वेश्चन में। और 65 क्वेश्चन में भी नहीं जाते, वो 5-10 जो पटांग के आए रहते ना, 10-15 दिन उसी के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। नहीं करना है चर्चा, वो हर बार वो आएंगे ही 5-10 पटांग क्वेश्चन, उसके पीछे नहीं जाना है। चलो फिर थैंक यू। और मैं इसके लिए BIE के इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और खासकर पंकज सर जिन्होंने हमेशा मेरे लिए एक गाइड की तरह मेरे साथ दिए हैं, ठीक है। चलो, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, समझ आया एग्ज़ाम और किस तरीके से खुद को कंडक्ट करना है, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ BIE कल्चर जो हर बार बोलता हूँ मैं, तो राहुल सर तो है ही हमारे साथ। अभी तो फ़िलहाल आपको कुछ क्लासेस भी लेंगे वो, ठीक है, जो कुछ क्लासेस आप लेते ही हर बार, तो अभी फिर से वो लेंगे। और हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ भी कल रात को हम लोग बैठ के प्लान कर रहे थे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, कि किसी बच्चे को प्रीलिम्स फेल नहीं होने देंगे। ये एक मैसेज के साथ हम लोग प्रिपरेशन कराने आएंगे। आप कोई फेल होने ही चाहता है तो वो हो जाएगा, हम तो नहीं होने देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने डायरेक्टली डिसाइड किया है कि किसी को फेल तो नहीं होने देंगे प्रीलिम्स। अब खुद होना होगा तब हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। आप लोग का जो रेगुलर क्लास होगा वो तो होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ उस क्लास को आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली बैठाया नहीं जा सकता। तो उस क्लास को हम वीडियो के थ्रू बताएंगे और बताएंगे कवर कैसे करना है। जहाँ पर प्लान ये रखा गया है कि लगभग 600 या 700 टॉपिक सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और केवल उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। उसको छोड़े पूरा 2000-3000 टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। 500-600 टॉपिक जो होगा, जो लगता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली दिखेगा, उसके ऊपर ही जाकर वो चीज़ करेंगे, ठीक है। और अभी प्रीलिम्स का पेपर के रिगार्डिंग कल हम लोग चर्चा कर रहे थे किस तरीके से हम लेके चलें। अब एक सेट हमारा ख़त्म होने वाला है, दूसरा स्टार्ट होने वाला है, और साथ साथ उस सारे चीज़ को लीड करेंगे भिषमणि सर। ओवरऑल सबसे ऊपर से तो भिषमणि सर लीड करेंगे, ठीक है। तो किसी को भी इन टेस्ट के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के लिए बात करना होगा तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अभी नहीं, वो दिया जाएगा आपको, तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। वो हम लोग बता देंगे क्लास पे ही कि किस दिन से स्टार्ट करेंगे। जो ऑनलाइन इस चीज़ों को देख रहे हैं वो डायरेक्टली जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, उन नंबर्स के थ्रू जो भी डिटेल लेना चाहते हैं वो वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल के लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।